डील कैसे होती है, क्या क्या परचेस का प्रोसेस होता है, आप एक शॉर्ट में समरी दे सकते हो क्या? एवरी लैंड हैज डिफरेंट लैंड। हर लैंड का एक एक अलग अलग रूपरेखा होता है। हर लैंड इन इट सेल्फ का उतना जानकारी होना चाहिए कि मेरा इसका यूज क्या है, मैं ये जमीन लेके करना क्या चाहता हूँ। तो जब आप जमीन लेते हो तो आपको जमीन किस प्रकार की है, जमीन एज आई टोल्ड एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चरल होता है, तो जमीन का टाइप, जमीन की ऑक्यूपेंसी, जमीन का क्लास, जमीन को कितना मीटर का रोड है, क्योंकि वो डिटरमाइन करता है आपको कितना एफएसआई, फंजिबल एफएसआई, टीडीआर, प्रीमियम एफएसआई मिलेगा, जिसके से आप डिटरमाइन करोगे कि इसके ऊपर कितना स्क्वायर फीट बन के आएगा। बेसिकली आज हम जानेंगे कि लैंड एक्विजिशन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप लैंड मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हो, फिर लैंड एक्वायर जब आपको करना है तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें आती है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या आते हैं, लैंड मोनेटाइजेशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं, लैंड एक्विजिशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं। ये सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आज हमें जो गाइड करने वाले हैं वो है मोहम्मद हुसैन शेख सर। बेसिकली सर को 22 years प्लस एक्सपीरियंस है लैंड एक्विजिशन में। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्धिनी। सो आई वेलकम यू शेख सर, एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर प्रेजेंटेशन। सो लैंड, अगर हम ये शब्द सुने अपने, जब ये शब्द पहली बार अपने कान के अंदर आता है तो इसके चार अक्षर सबसे अमूल्यवान है, दैट इज LAND, विच इज लैंड। कितना आसान और सरल सा शब्द है, बट मैं आपको इसका मुख्य अट्रैक्टिवनेस समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाई लैंड इज सच अ वैल्यूबल कमोडिटी, बिकॉज एज द वर्ड इटसेल्फ, ये शब्द खुद ही बताता है, लैंड अप्रिशिएट्स नेवर डेप्रिशिएट्स। LAND, लैंड अप्रिशिएट्स नेवर डेप्रिशिएट्स। जमीन एक ऐसा कमोडिटी है जो कभी भी अप्रिशिएट करता है, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करता है। इसके प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या बेसिकली होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। लैंड एक्विजिशन ये एक ऐसी कमोडिटी है, जैसे कि अगर आपको जाके सोना, राशन, कंज्यूमेबल कुछ खरीदना है, तो आप जब दुकान में जाते हो और बोलते हो कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, आप खरीदते हो, उसका रिसीट मिलता है, एंड इट इज फॉर यू। बट लैंड ऐसा खरीद बेच नहीं होता है, इसके प्रोसेस है, इसके सिस्टम्स है, इसका तरीका है। तो इसके अंदर सारे प्रकार के डिफिकल्टीज या चैलेंजेस दिखते हैं, जिस कारण जमीन खरीदना आसान नहीं है अगर आपको उसकी जानकारी ना हो तो। जमीन का टाइटल कैसे होता है, टाइटल को कैसे पढ़ा जाता है। टाइटल यानी जैसा कि आपका खुद का घर है तो आपके घर का आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है, वैसे ही जमीन का एक टाइटल का सर्टिफिकेट होता है, आपको वो जानना जरूरी होता है। एक एक तकनीकी चीज है उसका टाइटल, दूसरी विभाग सुनने आता है, क्या वो जमीन डैम के करीब है, क्या वो जमीन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप के करीब है, क्या वो जमीन पूल एरिया में आता है। इसके लिए हर देश, अपने देश में हर राज्य में हर स्टेट के अंदर स्टेट का खुद का एक डेवलपमेंट कंट्रोल प्लान बनता है। कोई भी बड़ा डेवलपमेंट स्टेट लेवल के ऊपर या विद इन द सिटी लेवल के ऊपर आता है तो ज्यादातर लैंड जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्सल में होते हैं। तो जो जमीन के काम के अंदर लैंड एग्रीगेशन करता है, जैसे कि छोटे छोटे लैंड को पकड़ के उसको एक बड़ा, छोटे गट को बढ़ा के एक बड़ा समूह, एक ग्रुप ऑफ लैंड पार्सल्स को कोलैबोरेट करता है। ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लैंड एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, लैंड एक रॉ प्रोडक्ट होता है। तो ज्यादा करके बैंक्स इस प्रोडक्ट को फाइनेंस नहीं करते हैं जब तक इसका ड्यू डिलिजेंस नहीं वो बैंक खुद करता है। जब तक उसका ड्यू डिलिजेंस बैंक खुद नहीं करता है वो इसको फाइनेंस करने से कतराता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि लैंड इतनी वैल्यूबल कमोडिटी होने के बावजूद इसको फाइनेंसिंग के NBFC आते हैं। अगर आप इन नटशेल, अगर आप सारी बातों का समीक्षा को समीक्ष करें तो
ये कुछ इस प्रकार चैलेंजेस है। एक तो ट्रांसपेरेंसी का इशू है कि भाई लैंड लेते तो हमें तो पता ही नहीं लैंड लेके करना क्या है, तो क्या करा जाए। दूसरा डिपेंड, इस कारण आप डिपेंडेंट हो जाते हो बिचौलियों से या इंटरमीडिएट से या ब्रोकर से या एजेंट से या वकीलों से या जो भी बीच के लैंड डीलर्स हैं उनसे आप डिपेंडेंट हो जाते हो फॉर नॉलेज कि भाई ये ऐसे करना है तो कैसे करें। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स पॉपुलेशन, तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ेगा। वी हिंदुस्तान के अंदर आज भी 350 मिलियन पीपल डोंट हैव हाउस। 350 मिलियन लोगों के पास आज भी हिंदुस्तान में घर नहीं है। तो मेरी गणित और मेरी दृष्टि में आज से 50 साल तक भी घर बनाते रहो, 50 60 60 साल तक भी घर आप बनाते रहोगे, तो जो करंट डिमांड है इसी को आप सप्लाई करो। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, देश बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो स्मार्ट सिटीज आएगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे। आप देखो श्री नितिन गडकरी जी कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे बड़ा रेगुलेटरी चेंज जो हिंदुस्तान में आया है, जिस द कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्रूव्ड, इज कॉल्ड एज रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो आया है, इससे इस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आई है, इससे इस सेक्टर के अंदर अकाउंटेबिलिटी आई है। डेवलपर को एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ता है जिसके अंदर अंतर्गत वो जिस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स लिया है इधर फ्रॉम ए बैंक और एन एनबीएफसी और फ्रॉम द कस्टमर, वो उसी प्रोडक्ट को सर्विस कर सकता है। आपको जो जो डेवलपर ने लिख के दिया है ब्रोशर में, अग्रीमेंट में, वो तय है कि उसको वो आपको देना ही पड़ेगा। इससे इंडस्ट्री का को बेंचमार्क मिलती है, उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी बढ़ने से निवेशक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआईज और कस्टमर सेंटिमेंट बूस्ट होता है, जिस कारण इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर पैसा आता है। अगर आप, क्योंकि इंडिया इज अर्बनाइजिंग, इंडिया एज ए कंट्री इज अर्बनाइजिंग, जिस कारण अगर आप देखो 89.52% का जो राइज है 10 साल में, इट इज फिनोमिनल। इसके जो सेकंड क्लोजेस्ट है वो कनाडा, विच इज 1/3 ऑफ जो हम है। बाकी आप जो रेड में देख रहे हो, जापान, यूएस, इंडोनेशिया, यूके, साउथ अफ्रीका एंड रशिया, दे हैव ऑल गॉन इनटू रिसेशन, देयरफॉर दे आर इन रेड। कहने का अर्थ ये है कि इतना एक्साइटिंग ट्रेंड है क्या कि हिंदुस्तान के अंदर हम इतने गोल्डन पीरियड के अंदर है। अगर आप इसका स्टैटिस्टिक्स, इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स तो एक डेटा है, ये एक डेटा एक नंबर है। 2,500-3,000 एकड़ जमीन एक साल में बिकना अक्रॉस 95 to 97 डील्स, बहुत अच्छे संकेत है लैंड एज ए बिजनेस के लिए। अगर आप फिनिश प्रोडक्ट इज योर हाउस, फिनिश प्रोडक्ट इज योर ऑफिस, फिनिश प्रोडक्ट एक रेस्टोरेंट है, फिनिश प्रोडक्ट एक फूड कोर्ट है, फिनिश प्रोडक्ट एक मॉल है, फिनिश प्रोडक्ट एक एयरपोर्ट है, फिनिश प्रोडक्ट एक एक वेयर हाउस है, फिनिश प्रोडक्ट एक आईटी पार्क है, फिनिश प्रोडक्ट एक गेटेड कम्युनिटी। सब खड़ा किसके ऊपर है? सबका सब खड़ा है लैंड के ऊपर। लैंड इज ए वैल्यूएबल कमोडिटी, इसी कारण लैंड एक वैल्यूएबल कमोडिटी है जिसको जिसके जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जानने के लिए हम, हमारी कोशिश ये है कि हम लैंड को हर तरफ, हर साइड से वी सी द लैंड सो दैट वी अंडरस्टैंड, हमें ये समझ बढ़े। प्रतिभा तो हर शहर के व्यापारियों में है, बट द फ्लेवर एंड द टेक्सचर ऑफ अहमदाबाद ऐसा है कि सबसे ज्यादा डील यहाँ, इतना छोटा शहर होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा डील यहाँ पे हुई है। इससे यही साबित होता है, इट डजंट मैटर वेयर यू आर, व्हाट मैटर्स, जो मायने का महत्व ये है कि आप वहां पे क्या कर रहे हो। तो सिमिलरली बैंगलोर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन, सब सब शहर अच्छा काम कर रहे हैं। आप इस शहर में, इन कहीं भी शहर के अंदर कहीं भी हो और आप लैंड या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो, आपको खाली पता होना चाहिए हाउ टू एंकर एंड हाउ टू कंटिन्यूएशन फ्रॉम द फर्स्ट साइड है हैदराबाद, पूना, चेन्नई, कलकत्ता, ये बड़े सारे शहरों के अंदर बहुत सारी डील्स हुई है। बड़े बड़े एकर्स ऑफ लैंड
खरीदे गए हैं, इसमें रेसिडेंशियल मिक्स डेवलपमेंट सारा बनाया गया है। एंड दिस इज ए साइन दैट लैंड एज अ कमोडिटी इज वैल्यूएबल, और आगे बढ़ रहा लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को समझनी चाहिए कि क्यों लैंड एज ओपन किया था मैं ये सेशन, कि लैंड अप्रिशिएट्स नेवर डेप्रिशिएट्स। उसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना चाहिए, वो ये है कि इट इज ए नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मेरी दृष्टि में मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग को सब को इस प्रकार की जानकारी होगी कि इन्फ्लेशन क्या है। आज हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन इज hovering एट अबाउट 6%। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई दर वो 6% के अगर ऊपर है। आप अगर एवरेज डेटा ऑफ रियल एस्टेट अक्रॉस सिटीज, मैं अक्रॉस सिटीज कह रहा हूं, देखो तो इट इज अक्रॉस सिटी, ये एवरेज ऑफ ऑल सिटीज, नॉट इंडिविजुअल सिटीज बट एवरेज ऑफ ऑल सिटीज अगर आप देखो तो इट इज 8.3 टू 8.5%। माने आपका अगर पैसा जमीन के अंदर है तो आपको वो नेचुरल एज है इन्फ्लेशन से। $200 बिलियन की ये इंडस्ट्री है विच इज ऑफ कोर्स डोमिनेटेड बाय रेजिडेंशियल सेगमेंट। जैसे मैंने बताया कि लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू बाय हाउस, फिर वो घर लेने के बाद में काम करता है तो कमर्शियल सेगमेंट, फिर वो काम करने के बाद जब पैसा कमाता है तो पैसा खर्चा करता है तो रिटेल, जिसमें आपके मॉल्स और दुकान वगैरह सारे आ गई है। फिर वो जब लाइफस्टाइल को पैसा खर्चा करता है तो आपका हॉस्पिटैलिटी और ये सारा चीज आ गया है। फिर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स लाइक बैंक, एनबीएफसी, सारा चीज आ जाते हैं। ये सब चीज इज हैपनिंग बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट, इंडिया इज अर्बनाइजिंग। यंग इंडियंस पढ़ लिख रहे हैं, उनको चीजों की समझ आ रही है। जब चीजों की समझ आती है तो इंसान इंसान अपने आप को बेहतर जीवन देना चाहता है, बेहतर बेहतर सोसाइटी में रहना चाहता है, बेटर लाइफस्टाइल अपने और अपने बच्चों को देना चाहता है। तो जितना चीज अर्बनाइज होगा उतना ये सारा का सारा सेगमेंट्स ऑफ 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 रियल एस्टेट के अंदर बढ़ोतरी और इजाफा आएगी। और ये इजाफा आने का एक जो सबसे बड़ा पाव है वो लैंड है। लैंड, आप लैंड पे एक होटल बना सकते हो। तो जब होटल आप बनाते हो तो जब लैंड अक्वायर करते हो तो उसको किस प्रकार का प्रस्तुति चाहिए इन फ्रंट ऑफ अ कॉर्पोरेशन टू अक्वायर द लैंड। रिजॉर्ट्स, अगर आप रिजॉर्ट बनाना चाहते हो तो किस प्रकार के अप्रूवल्स लेने होते हैं। अगर आप कोई एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बना तो आपको किस प्रकार की जमीन लेनी चाहिए, किस प्रकार की अप्रूवल्स होती है। फॉर सिमिलरली फॉर फूड पार्क, सिमिलरली फॉर इंडस्ट्रियल पार्क, सिमिलरली फॉर वेयर हाउसेज। ये सारी चीज है जो जमीन को लेकर आप कर सकते हो, विला बना सकते हो। यू विल हैव अ लॉट ऑफ लैंड, जिससे स्मार्ट सिटीज बनेगी, जिससे इंडस्ट्रियल डिमांड बनेगा, जिससे डेटा सेंटर्स, द वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मॉल और डेटा सेंटर्स बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑफिसेस बढ़ेंगे, हाइपरलूप, पोर्ट्स, रेलवेज, फ्रेट्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लॉजिस्टिक्स पार्क, स्टेम पार्क, फूड पार्क, एडियो पार्क, सारा चीज आएगा। जब सारा चीज आएगा, ये फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोग्राम आप सब भाई बहनों के लिए जो अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, अगर आप एक कंसल्टेंट हो, या आप एक एंटरप्रेन्योर हो, जो या डेवलपर हो, या आप एक वकील हो, या आप एक सेल्स प्रोफेशनल हो किसी प्रांत ऑफ हिंदुस्तान। यस यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस एंड एक ओवरऑल लैंड में क्या अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट किया एंड क्या क्या इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो भी हमें समझे। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस, हमने हमारे पास पार्टिसिपेंट राकेश शर्मा जी ज्वाइन हुए, जिन्होंने हमारा लैंड एक्विजिशन का प्रोग्राम अटेंड किया है। सो फर्स्ट हम उनसे जानेंगे उनको कैसे बेनिफिट हो रहा है इस प्रोग्राम का एंड उनके आगे क्या प्लान्स है, वो भी जरा हम समझेंगे एंड फिर उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। सो राकेश सर, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड आप बताइए आपके। यस, ओवर टू। सर मैंने लास्ट टाइम पे मैंने क्लास अटेंड किया था आपका। उससे पहले मैंने काफी कुछ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन किए थे लैंड्स के अंदर, बट विदाउट नॉलेज था सर। जी मुझे उसके अंदर की ना तो एज पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नहीं मालूम थी, ना रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम था। किस तरह से डील करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, किस पॉइंट्स को हम चेकआउट करना चाहिए, ये सब बारे में मुझे कुछ भी मतलब अवेयरनेस नहीं था। मैंने काम जरूर किया है, कुछ अर्न भी किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे मेरा फाइनल कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने जब चेक किया तो मैंने बर्न किया है, अर्न नहीं किया है। दिस इज द रियल फैक्ट, बिकॉज टाइम इज और जो लैंड की जो वैल्यू है वो, अगर मुझे कैलकुलेशन शीट आपकी जो देखने के बाद मुझे समझ में आया
तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अर्न नहीं किया, बर्न किया। तो ये नॉलेज जो सर ने स्प्रेड किया था हमको, जो हमको दिया, ये एक्चुअल में इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जो आपके स्टेप है इन फ्यूचर, अभी मैंने अभी मेरे जितने भी व्यवहार हैं आगे होने वाले या मैं कर रहा हूँ, तो जितने भी मेरे न्यूट्रिशंस है जो फालतू के हैं, फालतूगिरी जो है मेरे आसपास जो चल रहा था, वो सब साइड हो रहा है, मतलब कचरा साइड लग रहा है। और अभी मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ। और मुझे इस क्लास का इतना बेनिफिट हुआ है कि मैं अभी अपने सारे तरीके से, पहली बात तो डील्स को चेक क्रैक कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी क्लियर कर रहा हूँ। और इवन तो जो फ्यूचर है इस फील्ड का, एज ए रियल स्टेट के जो भी एस्पेक्ट है, जो भी मेरी जो तमन्नाएं थी, उसके हिसाब से मैं अपना काम स्मूथली कर पा रहा हूँ, एज ए रूल्स के अंडर रहते हुए, रेगुलेशन के अंडर में रहते हुए। तो ये जानकारी होने के बाद में ये सब में चेंजेस आया है। मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है, मेरा एडिट के प्रति सोच चेंज हुई है, डील्स के प्रति सोच चेंज हुई है, लोगों के साथ में कनेक्टिविटी चेंज हुआ है, कैसे मैं रीच कर रहा हूँ। तो ये फॉर मोर इम्पोर्टेंट एवरी वन के जो आप किसी भी फील्ड में आए, इस फील्ड में खास करके, ये फील्ड देखने के लिए बहुत सिंपल लगता है लेकिन सबसे इजी नहीं है। लोग बोलते हैं आज खरीदा कल बेचा, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बोलते हैं धोखाधड़ी, बाकी सभी फील्ड से अलावा इस फील्ड में सबसे ज्यादा है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। क्योंकि इसमें दिखता बहुत क्लियर है, लेकिन डॉक्यूमेंट पे क्लियर नहीं होता है। तो ये मैंने कोर्स करने के बाद में, इस कोर्स मेरा फर्स्ट टाइम कोर्स था, मैं किसी के थ्रू, मुझे किसी ने बताया, मैं गया, मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स किया, सर ने मुझे, तो उसके नॉलेज के थ्रू मुझे आज ये समझ में आया कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था, कौन सी मिस्टेक मुझे नहीं करनी चाहिए, कैसे मैं उस चीज को रोक सकता हूँ, कैसे कई चीजों को हटा सकता हूँ, कुछ चीजों को मैंने स्किप करना शुरू कर दिया है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस कोर्स का अब मुझे इन फ्यूचर मेरा जो लॉसेस है वो मैं नहीं करूंगा। और मेरे जो फ्यूचर प्लान्स है, इस हिसाब से जो मेरे आगे के जो भी आ रहे हैं, तो मेरा जो कैलकुलेशन आएगा, जो मेरे प्लान्स के हिसाब से जो मेरे कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल रहेंगे। और जिसकी वजह से कस्टमर को भी मेरे से द्वारा जो अभी तक मिल रहा था, इससे भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और शायद मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। ये कोर्स की क्वालिटी है। और इस कोर्स का जो बनाने का मकसद जिन्होंने सोचा है, वो बहुत ही सही सोचा है। क्योंकि सर ने फर्स्ट में बताया कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है। और इंडिया के अंदर तो लोगों को लैंड के बारे में ये भी मालूम नहीं कि जोन क्या है। बस लोग व्यवहार किए जा रहे हैं, आंख बंद करके जा रहे हैं। जब फंसते हैं, जब कोई बड़ी बात के, एक फिल्म है घोसला का घोसला, अगर आप लोग देखिए जाकर के तो बहुत समझ में आएगा आपको कि क्या होता है लोगों के साथ में विदाउट नॉलेज, कैसे लोग आपका यूज करते हैं, आपका, आपके मनी का, आपके टाइम का। और ये सब आपके लाइफ के ऊपर कितना इम्पेक्ट डालता है। तो प्लीज, मैं आप सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लोग हैं, अगर मौका मिल रहा है तो मेरी तरफ से नॉलेज गेन करना ही सबसे बड़ी बात है। और उनके साथ, सर के साथ में रह करके, उद्योग वर्ग के साथ में रह करके आप क्लास के अंदर नॉलेज का मौका मिल रहा है तो नॉलेज लीजिए, क्योंकि नॉलेज इज प्राइसलेस। मैं इतना सीखा हूँ। तो मेरा इतना ही कहना था, बाकी आप कहें। Yes, yes, thank you. Thank you so much, Rakesh ji, for sharing your feedback and I think आप genuinely जो आप पॉइंट आप बता रहे हो कि इस पे अवेयरनेस नहीं है और आपका गैर नॉलेज का लोग फायदा उठाते हैं, ये सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। एंड यही हम इस प्रोग्राम के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच राकेश जी फॉर ज्वाइनिंग दिस, फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। एंड अभी हम ऑडियंस के क्वेश्चंस शुरू करेंगे वन बाय वन। तो क्वेश्चन इज कि उनके पास कस्टमर है बट अभी उनके पास लैंड नहीं है जो हम वो दिखा सके 500 एकड़ का। एंड उनको डील कैसे क्लोज करे या कैसे खुद को रिप्रेजेंट करे, ये सब के बारे में क्वेश्चन है उनके। बट वो अपने, इफ ही हैज अ क्लाइंट बट ही डजंट हैज अ प्रॉपर्टी, तो उनको प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगा जिस भी एरिया के अंदर वो रहते हैं। उनको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझना चाहिए। ये एक अधूरा सवाल है ये, बिकॉज ये वन साइड ऑफ द क्वेश्चन है। इफ यू आर, अगर आप इस व्यापार या इस लाइन के अंदर हो, तो आपका एक बेसिक नेटवर्क खुद का होता है, जिसके अंदर आप जिस भी एम्बिटेड एरिया के अंदर काम करते हो, तो आपको उस एरिया का एक फील और एक वो चीज पता होता है। आप 500 एकड़ लैंड इस बहुत बड़ा लैंड पार्सल होता है। ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल लैंड होता है जो एक रूरल एरिया के अंदर होगा, तो आपका वैसे रूरल नेटवर्क आपके पास होना चाहिए।
जिसके थ्रू आप यू हैव टू नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द ग्राम पंचायत, या आपको लोकल, वहाँ के लोकल तहसील से आपको जानकारी लेना चाहिए कि इतना बड़ा लैंड पार्सल अवेल, क्योंकि इतना बड़ा लैंड पार्सल यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है। अगर इवन इफ इट इज अवेलेबल, अगर आप एक खुद बड़े लैंड एग्रीगेटर या होल्डर नहीं हो, वो आपके पास आएगा नहीं। तो पहले आप तैयार हो, यू शुड, आपकी तैयारी काम से पहले होनी चाहिए। जैसे कि राकेश बताए, पहले खुद तैयार बनो और खुद अवेयर हो, खुद समझदारी लो, खुद जानकारी लो, तो आपको कॉन्फिडेंट आएगा 500 एकड़ का जमीन का सौदा बिठाने। ऐसा मेरा मानना है। अगला सवाल है सर कि लैंड परचेस का या प्रोसेस आप समराइज कर सकते हो क्या? मतलब डील कैसे होती है, क्या क्या परचेस का प्रोसेस होता है, आप एक शॉर्ट में समरी दे सकते हो क्या? हर लैंड एक अलग लैंड होता है। एवरी लैंड हैज डिफरेंट लैंड। हर लैंड का एक एक अलग अलग रूपरेखा होता है। हर लैंड इन इट सेल्फ का इस्तेमाल, सो एज ए, अगर मैं एक जमीन खरीदता हूं, मैं वही चीज बताऊंगा जो करेक्ट है। तो मुझे सबसे पहली बात वो समझ में वो उतनी उतना जानकारी होना चाहिए कि मेरा इसका यूज क्या है, मैं ये जमीन लेके करना क्या चाहता हूँ। तो जब आप जमीन लेते हो, तो आपको जमीन किस प्रकार की है, जमीन एज आई टोल्ड एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चरल होता है, तो जमीन का टाइप, जमीन की ऑक्यूपेंसी, जमीन का क्लास, जमीन को कितना मीटर का रोड है, क्योंकि वो डिटरमाइन करता है आपको कितना एफएसआई, फंजिबल एफएसआई, टीडीआर, प्रीमियम एफएसआई मिलेगा, जिसके से आप डिटरमाइन करोगे कि इसके ऊपर कितना स्क्वायर फीट बन के आएगा। वो स्क्वायर फीट किस एरिया के अंदर है, वो एरिया का रेट क्या है, वो आजू और बाजू और आगे और पीछे माने 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर कौन प्रमुख डेवलपर है जो क्या बना रहा है। तो आपको रेट समझ में आएगा, रेट समझ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं किस प्रकार की यहाँ पे इन्वेंट्री रखूंगा, उसका उसका मिक्स एंड बैलेंस क्या होगा। तो प्रोजेक्ट की मैं वो हिसाब से रिवर्स वर्किंग करूंगा कि इसका कंप्यूटेशन क्या होगा, इसका 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 लैंड कॉस्ट क्या होगा, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा, इसका अप्रूवल कॉस्ट क्या होगा, इसका मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगा, इसका सेल्स कॉस्ट क्या होगा, इसका फाइनेंस कॉस्ट क्या होगा। अब मेरी कॉस्टिंग समझ में मुझे आती है, तो मैं डिटरमाइन करूंगा कि फिर ये जब अगर मुझे खरीदना है तो मैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डालूंगा। तो जमीन खरीदने के लिए आपको एक, इनिशियली यू हैव टू गेट इनटू ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे विसर पावती कहते हैं, और एक स्टैंडर्ड एमओयू कहते हैं। आप वो लेते हो, पेपर नोटिस करते हो, पेपर नोटिस के बाद आप ड्यू डिलिजेंस करते हो, टोकन रिसीप्ट देते हो, आप जमीन को यू पुट इन योर टीम, आप आपकी टीम, आपके लॉयर्स को लाते हो, इन्वेस्टिगेट करवाते हो, आपको चीज सौदा समझ में आता है, तो आप उसका कन्वेंस डीड करते हो, जमीन खरीद लेते हो, जमीन के ऊपर उसके 712 रिकॉर्ड्स के ऊपर अपना नाम चढ़वाते हो, और आप उसका प्रॉपर्टी कार्ड बनवाते हो। फिर आपकी मर्जी है, आप उसके ऊपर आपके फिनेंशियल बैकिंग के डिटरमाइन करता है कि आप उसके ऊपर क्या डेवलप करोगे। बट बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड ये किस प्रकार का जमीन है, ये जमीन का यूज क्या है, ये जमीन पे कोई गवर्नमेंट नजराना है, नजराना है तो नजराने की वैल्यू क्या है, कैसे भरना है। उसके बाद के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इट इज विसार पावती, टोकन रिसीप्ट, आप फिर इसके ऊपर इसका वो बेसिस के ऊपर इसका सेल डीड करोगे, कन्वेंस करोगे, जमीन को अक्वायर करोगे, जमीन को रजिस्टर करोगे, उसका स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन भरोगे। उसके बाद में आप उसको डेवलप करोगे, जिस भी प्रकार का एरिया है, जिस भी प्रकार का आपका डिमांड प्रेफरेंस है, और जिस प्रकार की आपकी सप्लाई है, वो आप मैपिंग करने के बाद में आप उसको बनाओगे। यूजुअली प्रोजेक्ट शुड बी बिल्ट एंड मेड एंड क्लोज इन 4.5 years। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर डिटेल्ड आंसर। आई थिंक बहुत सारा चीजें क्लियर है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी पे ही प्रोग्राम है ये, एक्वायर कैसे करें, डील कैसे करें। ये 4 वीक्स का सर ने आपको समरी दिया है इस प्रोग्राम को, इस आंसर में। अगला क्वेश्चन है कि सर डिस्प्यूट लैंड में कैसे काम करें? डिस्प्यूट लैंड में काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट इज एज ए स्टार्टअप। अगर आप आपका लाइफ जर्नी डिस्प्यूट लैंड में कर, डिस्प्यूट डिस्प्यूट मीन्स के उसके ऊपर लीज पेंडेंसी मीन्स कोर्ट का लिटिगेशन है। आज की तारीख के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 1984 से 88 के केसेस की हियरिंग चालू है। आपको 20 से 30 साल लग जाएगा फ्रॉम ए सेशन कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जाने में। इट इज लॉस ऑफ टाइम। ओनली अगर आपका सेकेंड या थर्ड जनरेशन, या ये मेरा विजडम बोलता है,
अगर लैंड बिजनेस या डेवलपमेंट बिजनेस में हो तो आपको लिटिगेशन वाली चीजें, लिटिगेशन आपकी जमीन में पड़ गई और आपको उसको मैनेज करना है तो अलग चीज है, वरना लिटिगेशन वाली चीजों को खरीदना नहीं चाहिए। इट इज लॉस ऑफ टाइम, एंड टाइम इज मनी। आप कोई और अच्छी चीज ढूंढो और करो, एटलीस्ट उसके अंदर आपका पैसा बन सकता है। एज एन एडवाइस और एज अ कॉशियस, डू नॉट गेट, आपको जानकारी नहीं है, आपको लिटिगेशन की जमीन नहीं लेना है, एज सिंपल एज। सो अभी हम रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर टीडीआर क्या होता है? गुड क्वेश्चन। टीडीआर का टेक्निकल फुल फॉर्म है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अगर ये मानो कि आपके एक प्लॉट है और दैट प्लॉट इज अबटिंग ए हाईवे, तो अगर अबटिंग माने वो आपका आपके प्लॉट से हाईवे को के तरफ जा रहा है और गवर्नमेंट वहां पे रोड बना रही है और गवर्नमेंट ने आपकी प्लॉट की जमीन ले ली है, तो जो गवर्नमेंट आपको क्या देगा? या तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देगा विच इज मॉनेटरी, या गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं देता है तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज टीडीआर विच इज अ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। वो एक सर्टिफिकेट है, वो एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है। आप वो सर्टिफिकेट आपको देंगे, आप वो सर्टिफिकेट को बाजार में बेच सकते हो। उसका खरीदार एक डेवलपर होता है, वो जब खरीदता है तो जैसे कि आप डेवलपमेंट के लिए तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। जमीन पे एफएसआई होता है, फंजिबल एफएसआई होता है, वैसे टीडीआर भी होता है। जब टीडीआर आप बाजार से लेते हो तो यही टीडीआर जो होता है, ये वो टीडीआर को इस्तेमाल करता है और अपना स्क्वायर फीट, अपने प्लॉट का स्क्वायर फीट का फुटेज बढ़ाता है। सो इट इज ए गुड, इट इज ए सेलेबल कमोडिटी। टीडीआर खुद अपने आप के अंदर एक सक्षम सेलेबल कमोडिटी होती है। यस, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है कि सर जॉइंट वेंचर या जॉइंट डेवलपमेंट में कितने लोग एक साथ आके एक लैंड का पीस कैन बाय अ पीस ऑफ लैंड एंड पुल द मनी? ऐसा क्वेश्चन। कितने भी लोग आ सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल इज नॉट इम्पोर्टेंट। और सबका कॉमन उद्देश्य क्या है? अ, वो जमीन को लेके, जॉइंट डेवलपमेंट और जॉइंट वेंचर दो अलग चीज होती है। अगर आप जॉइंट डेवलपमेंट करते हो, जो यूजुअली आज का चलन है कि किसी की जमीन होती है, वो जमींदार होता है या वो लैंडलॉर्ड होता है, वो जमीन प्लेस करता है वो जॉइंट डेवलपमेंट के अंदर, और जो डेवलपर है जो उसको बनाएगा, और वो उसके ऊपर वो उसको बनाता है, और फिर एक प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल तैयार होता है। तो ये मान के चलिए कि एन प्रोडक्ट एक उस प्लॉट के ऊपर 1 लाख फुट माल बनेगा, तो 30-40 हजार फुट स्क्वायर फीट वो उस लैंड डेवलपर को, ओनर को देगा। 60,000 फीट वो खुद रखेगा, मल्टीप्लाइड बाय जो भी एरिया का रेट है, वो रेट के अंदर वो बेच के वो लोग अपने फंड्स को मोनेटाइज करेंगे। दिस इज हाउ यू वैल्यू द मोनेटाइज ऑफ द फंड। जमीन की अगर कीमत 1 रुपया है, जब वो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आती है तो रियलाइज्ड वैल्यू 3 रुपए का आता है, तो मुनाफा एक 1:3 है। यस, थैंक यू सर। अगला है कि सर इसमें एज एन इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर काम कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इंटरेस्ट, आपको आपका इंटरेस्ट और आपका आपका स्किल सेट्स मैच होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्रीलांस काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका एज क्या है, आप कहाँ हो, और आप क्या करना, आपका उद्देश्य क्या है। तो यू कैन स्टार्ट एज ए ब्रोकर, आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो, आप एज एन एडवाइजर काम कर सकते हो, आप क्या एज एन एग्रीगेटर काम कर सकते हो, आप यू कैन वर्क विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास खुद इन्वेट्स है, आप उसके अंदर काम कर सकते हो, आप बड़े बड़े डेवलपर के साथ काम कर सकते हो उनको जमीन ढूंढ के देने के लिए। आप इंडिविजुअल खुद लैंड ट्रेडिंग का काम कर सकते हो, आपने जमीन लिया, जमीन रखा, जमीन को क्यूरेट करा, जमीन को बेचा, यू हैव गुड मनी टू बी मेड। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग ये चीज में भी बहुत सक्षम है। इट इज अ लैंड, जमीन इज अ बिजनेस ऑफ पेशेंस। जिसके अंदर जितना धैर्य है उसके अंदर उतना उसको मुनाफा ज्यादा है। आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से काम करिए, लैंड को लीजिए, लैंड को क्यूरेट करिए, लैंड का डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करिए, लैंड को पकड़ के रखिए, लैंड को बेचिए, आपको अच्छा मुनाफा
मिलता है। एनीबडी कैन डू दिस। वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू विल एंजॉय। अगर जब तक आप इसको समझोगे ना, आप इसको एंजॉय नहीं। ओके, यस, थैंक यू सर। अगला है कि सर इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ का क्या चांसेस है? ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। हर चीज के अंदर एवरीथिंग ग्रोज। वो आपके विजडम के ऊपर है। आप कहीं से भी जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। 100 बच्चों का बैच अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में पढ़ने जाता है, तो जरूरी नहीं कि सबका सब एंटरप्रेन्योर बनता है। उसके अंदर से हैंडफुल ऑफ 5 एंटरप्रेन्योर बनेगा और शायद एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाएगा। तो सिमिलरली फाइनेंशियल चीज के इसके अंदर क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ये एक वेग चीज है। आप इसके अंदर क्या कर रहे हो वो क्रिटिकल है कि एट व्हाट आपकी टाइमिंग क्या है किसी प्रोजेक्ट के अंदर घुसने की, किसी डील में घुसने की, किसी ट्रांजैक्शन में घुसने की। और डिमांड सप्लाई के अंदर आपने कितना फटाफट हाथ बदला है, वो डिटरमाइन करता है कि आपका सक्सेस रेशियो। मार्जिन इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। आपके पास क्या चीज क्या टाइम पे क्या रेट के ऊपर है, वो डिटरमाइन करेगा कि आपका मार्जिन कैसे आएगा। ओके, ओके, यस। कुछ एक दो आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई फार्म हाउस लैंड है या ऐसा कुछ विला प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर लैंड पे, तो ये सर, कैसे समझे कि ये विला प्रोजेक्ट है विला एग्रीकल्चरल विला ओके। विला? तो ये कैसे समझे कि ये मतलब जेन्युइन है, ये वो प्रोसेस हुआ है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये कैसे समझे? All projects which are gated community, irrespective, all projects which are gated community, irrespectively, have to be registered with रेरा। आप रेरा के वेबसाइट पे जाओ और वो प्रोजेक्ट का रेरा नंबर डालो, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आपको पता चलेगा। अगर प्लॉट 500 बार के ऊपर है और 8 फ्लैट के ऊपर है, रेरा रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, वरना आप एक लाइन ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग एंड ब्रोशर भी नहीं बना सकते हो, ये कानून है। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, यू हैव टू गो ऑन द रेरा वेबसाइट और इनका महारेरा, अगर महाराष्ट्र है तो महारेरा नंबर डालिए। एवरीथिंग उसका डेवलपर, उसमें उसने क्या रेट के ऊपर लिया है, उसका कीमत क्या है, आज का उसका पोजीशन क्या है, उसको CCIOD क्या मिला है क्या नहीं मिला, सब चीज डिटेल्स पता चल जाएगा। रेरा इज अ वेरी वेरी गुड एक्ट। प्रोबेबली अनफॉर्चुनेटली लोग इसके बारे में जानते नहीं। अ, अगला क्वेश्चन है कि सर कोई लैंड वाटर बॉडी के पास में है, रिवर के बाजू में या लेक के बाजू में है, तो वो कैसे समझे कि ये फेयर लैंड है, इस पे कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं या इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये कैसे समझे? जो लैंड रिवर या लेक बॉडी, वाटर बॉडी के आजू बाजू में है, ओके, तो वो कैसे समझे कि या इस लैंड में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? ऑल लैंड्स पानी पे हो या कहीं पे भी हो, सबसे पहली बात तो लैंड को एक्सेस होना चाहिए। अब वो लैंड तक पहुंचोगे कैसे, दैट इज क्रिटिकल। अगर आप पहुंच पाए बाय फीट, माने आप पैरों के थ्रू वो जमीन तक पहुंच सकते हो और वो जमीन आपकी है, तो आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो। टेक्निकली टू डिटरमाइन दैट, लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर लेसर रजिस्टर एग्रीमेंट होता है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जाके वो देख सकते हो कि कितना पानी के अंदर जमीन जाता है, अ, और आप वो जमीन को क्लेम कर सकते हो। और फिर वो अगर आप वेन यू आर द ओनर ऑफ द, अगर वो आपके ओनरशिप के अंदर आती है, आप उसका पर्सनल इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हो। ज्यादा करके जो वीकेंड होम्स के अंदर विलाज और इस प्रकार के सेकेंड होम्स बनते हैं, वहां पे ये मोडालिटी का इस्तेमाल ज्यादा किया जा सकता है। इफ यू सी अ लॉट ऑफ सेकंड होम्स, जहाँ पे आपको सेरेनिटी और वो एटमॉस्फेयर चाहिए, जहाँ पे आपको व्यू चाहिए, पानी का व्यू चाहिए, वहां पे ये मॉडल्स ज्यादा चलते हैं कि यू यूज दिस लैंड फॉर दिस पर्पस। ओके, ओके, यस। So yes, sir, I think we have covered all the questions. So thank you so much, sir. सर एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर पूछिए। किसी जमीन का जेवी में 14 या 15 साल पहले जेवी में दी है पर बिल्डर ने कुछ भी नहीं किया, तो क्या करे? अभी आपको सबसे पहली बात जानना चाहिए कि बिल्डर ने क्यों कुछ नहीं किया है। यू हैव टू टॉक टू द बिल्डर
और अंडरस्टैंड करिए कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि जॉइंट वेंचर के अंदर आपने आपने क्यों डेवलप नहीं कर पाए उस प्रोजेक्ट को। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर आप जॉइंट वेंचर में गए होगे तो आपने एक जॉइंट वेंचर का अग्रीमेंट बनाया होगा। आपको वो अग्रीमेंट के अंदर आपको आपका एग्जिट क्लॉज समझना चाहिए कि अगर आपने इतने टाइमलाइन के अंदर अगर ये बनाया नहीं है तो मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर आऊंगा, मेरे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो एटलीस्ट लेके बाहर आऊंगा। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है, माने वन रूल डजंट अप्लाई फॉर ऑल, एक नियम सबके लिए नहीं होता है। ये एक सब्जेक्टिव इंडिविजुअल चीज है। आपके पास अगर इसका जॉइंट वेंचर का अगर कोई ड्राफ्ट है, एग्रीमेंट है, तो आप इंस्टीट्यूट को भेजिए, मैं पढ़ के उसको बता पाऊंगा आपको कि आप क्या परिस्थिति के अंदर हो, क्या परिस्थिति को आप आपको समझना चाहिए और उसका सोल्यूशन क्या देना चाहिए। वरना आंसर मेरा बहुत जनरलाइज्ड होगा। स्पेसिफिक आंसर के लिए आप यू सेंड द कॉपी ऑफ द जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट जो आपके पास है टू द इंस्टीट्यूट, वी विल रिवर्ट बैक टू यू ऑन दैट। यस। एंड सर, इसमें लॉयर का कितना जरूरत है इस बिजनेस में? लॉयर का हर बिजनेस में जरूरत होता है। ये प्रोग्राम करने से आपको ये पता चलेगा लॉयर को क्या काम करवाना है। लॉयर आपको बताएगा नहीं कि ये चीज होती है, आप लॉयर को बताओगे। लॉयर तो लगेगा ही, क्योंकि यू हैव टू रनिंग अराउंड लेग वर्क लॉयर करेगा। और वो जो डॉक्यूमेंट बनाएगा, जो उसके डॉक्यूमेंट के चेकलिस्ट रहेंगे, ही विल नॉट फूल यू। हमारा उद्देश्य ये प्रोग्राम कराने का यही है कि आप सचेत रहो कि आप धोखे से बचो। तो आप जो भी पार्टिसिपेंट ये प्रोग्राम करे, तो वो ये प्रोग्राम के बाद उसको इतना समझ आएगा कि अच्छा एक जमीन के अंदर लॉयर का रोल क्या है और लॉयर से काम करवा के क्या लेना यस, यस, थैंक यू। यस, है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आई थिंक हमने बहुत कुछ इसमें आज समझा है, इस अवेयरनेस काफी क्रिएट किया है। एंड Q&As भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री सबको, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। सो थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस।